नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। बीजेपी ने पहले यह तय किया था कि अगस्त के महीने में नरेंद्र मोदी की घोषणा बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर कर दी जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि पार्टी सख्ते में है और घोषणा टाल दी जाए। आखिरकार पार्टी को चिंता क्यों है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के महासचिव राजीव प्रताप रूडी। स्वागत है आपका सीधी बात कार्यक्रम में। क्यों चिंता हो रही है पार्टी को? क्यों फैसला आप लोग टालना चाहते हैं? आपने शायद कहा कि अगस्त माह में ये निर्णय होने वाला था। आप ही के नेता बता रहे थे। पता नहीं आपकी जिनसे बात हुई, लेकिन अगस्त तो अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्योंकि अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं और अब बीजेपी के नेता ये बता रहे हैं कि आपने कोई इंटरनल सर्वे कराए हैं। इंटरनल सर्वे दिखा रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हालत जितनी मजबूत मानी जा रही थी उतनी है नहीं। दिल्ली में आप चुनाव हार रहे हैं, राजस्थान में जीत रहे हैं। शायद इस वजह से पार्टी को लग रहा है कि अगर हार गए विधानसभा चुनावों में तो पूरी हार का जो जिम्मा है वो मोदी के सर आ जाएगा। इस वजह से डर गई पार्टी। ये आपने अपने आप ही विश्लेषण कर दिया। आपकी सूचना और मेरी सूचना बिल्कुल भिन्न है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इन चारों राज्यों में हम जीत रहे हैं, और हमारी जो अपनी सूचना है उसके हिसाब से हम सभी राज्यों में अच्छी स्थिति में हैं। इसलिए अपने अपने विश्लेषण का अनुमान हो सकता है। अगस्त का माह बीता नहीं है, और अब वैसे भी सामान्य रूप से 80% तो निर्णय हो गया है। 20% प्रक्रिया है, वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत जल्दी। सीधी बात हो रही है, आप टेढ़ा मेढ़ा जवाब ना दीजिए। आप कह रहे हैं कि अगस्त के ही महीने में, मतलब ये महीना खत्म होने से पहले अगले 15-20 दिनों में पार्टी तयशुदा तौर पर ये घोषणा कर देगी कि अगले चुनावों में नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है और मुझे ऐसा लगता है, मैं पार्टी के महासचिव की हैसियत से नहीं, सामान्य रूप से एक सामान्य कार्यकर्ता, ये घोषणा होनी है, और अगस्त में होनी है या अगस्त के तुरंत बाद होनी है, मैं ये समय मैं नहीं निर्धारित कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये निर्णय होनी है, और निर्णय लगभग हो चुका है। क्योंकि इस वक्त दिल्ली में सोच ये है कि आप विधानसभा चुनावों के बाद यानी नवंबर-दिसंबर के बाद घोषणा करेंगे कि अगर चुनावों में हार जाए तो ऐसा ना लगे कि मोदी ने हरा दिया। नहीं, मुझे लगता है ये आपका बिल्कुल अनुमान गलत है। वो घोषणा होना है। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया जारी है और घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगा। जसवंत सिंह ये पूछ रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी रूडी को, बाकी नेताओं को आखिरकार क्यों हो रही है? भारत में कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है नहीं। ये आप ही के नेता जनाब सवाल पूछे। नेता हमारे यहाँ जो भी सवाल पूछे सब वरिष्ठ है और सब सम्मानित हैं। जनता कुछ और कह रही है, कार्यकर्ता कुछ और कह रही है, तो ये तय करना होगा कि किसकी बात सुनी जाए। अंततोगत्वा इस देश में निर्णय जनता करेगी। नौजवान करेंगे, मजदूर करेंगे, किसान करेंगे, गृहिणी करेंगी, आप और हमारे जैसे लोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि जनता की आवाज शायद इस बार थोड़ी ज्यादा मजबूती से। आप जनता की बात कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, एक बीजेपी के और नेता, बिहार से ही आते जहां से आप आते हैं, उन्होंने कहा कि अगर लोकप्रियता ही पैमाना हो तो अमिताभ बच्चन सबसे लोकप्रिय है। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे नेता भी हैं। मेरी उनसे बातचीत हुई है, और मुझे लगता है कि अब इस प्रकार का कोई मंतव्य उनका नहीं है। और अरे उन्हीं का बयान है। बयान आप छोड़ दीजिए, हम ही को दिया उन्होंने आज तक पर। आप मेरा बयान ले लिया। और आपका नाम शत्रुघ्न सिन्हा है? नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान है ये। मेरी उनसे बातचीत हुई है, उसके बाद भी उन्होंने एक कार्यक्रम में बयान दिया है, और मेरा ऐसा मानना है कि वो पूरी तौर पर और 100% नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, उस अभियान के साथ हैं। और मैं समझता हूं कि उनका ऐसा मानना है कि जो बयान दिए गए थे वो तोड़ मरोड़ के दिए गए थे। ये उन्होंने मुझसे सवाल की बात कर रहे हैं। मुझे हमारा इंटरव्यू है, हमने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, उसमें तोड़ा मरोड़ा कुछ नहीं गया। मैं उनकी बेटी के एक फिल्म रिलीज के इफ्तारी में मुंबई गया था, मैं और शहनवाज हुसैन, और वहां उनसे हमारी बातचीत हुई और लंबी बातचीत। पर आपने बोला कि 80%। देखिए, मैं पार्टी का महासचिव हूँ, और अगर महासचिव की हैसियत से ये बात मैं कह रहा हूं तो इस बात को आप मानिए। आपने कहा कि 80% लोग चाहते हैं कि मोदी पीएम के उम्मीदवार बने। आपको नहीं लगता कि वो जो 20% लोग हैं उनकी भी राय ली जानी चाहिए, उनसे भी सलाह मशवरा होना चाहिए? मैंने कहा कि 80% निर्णय हो चुका है, यानी कि उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष घोषित किया सकता है। 20% जो प्रक्रियात्मक है, इसमें लोग की बात। और जहां तक देश के लोगों का सवाल है, देश के 100% लोगों ने, जो हमारे समर्थक हैं, उन्होंने मन बना लिया। मैं ये प्रतिशत बता रहा था, ना कि नहीं। पर उन तमाम नेताओं का क्या जो नहीं चाहते, जो अभी भी लगातार कहते रहते हैं कि उनके हिसाब से, यशवंत सिन्हा ने हाल में बयान दिया, देखिए, यशवंत सिन्हा ने तो ये कहा आडवाणी सबसे ज्यादा समर्थ है पीएम बनने के लिए। चाहे शत्रुघ्न सिन्हा जी हूं, अभी यशवंत सिन्हा ने हजारीबाग से कहा कि डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। एक हफ्ते पहले उन्होंने दूसरा बयान दिया था। वो लगता है ना पार्टी मन बना पा रही है, ना नेता मन बना पा रहे हैं, सब कंफ्यूजन में चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, या सब सौदेबाजी कर रहे हैं? नहीं, कोई सौदेबाजी का सवाल नहीं है। हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया है,
और वो प्रक्रिया लगभग 80% पूरे होने पर उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि बहुत जल्दी माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री की प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी घोषित कर देगी। मैं आपको ये कह सकता हूं। उन तमाम बीजेपी नेताओं का क्या देखिए, वो सब इस फैसले से सहमत नहीं है? देखिए, हमारे ये प्रयास है कि क्योंकि देश की मांग है, देश की पुकार है, लोगों की पुकार है, लोगों की मांग है, नौजवानों की पुकार है, और हम आगे रास्ते पर चल चुके हैं और कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम इस रास्ते से पीछे हट सकते हैं। इसलिए आपके भी सवाल सही हैं, हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर है कि इस बात की घोषणा हो जाए। शायद आपके संवाद के बाद ये काम और आसान हो जाए। कई लोग कहते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी के क्रिटिक्स हैं, कि नरेंद्र मोदी ये प्रेशर डलवा रहे हैं कि जहां वो खड़े होते हैं वो कोरस करवा देते हैं कि मोदी फॉर पीएम, मोदी फॉर पीएम। ये एकदम एक गेम चल रही है मोदी की तरफ से कि दिखाया जाए कि प्रेशर। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं हमारे साथ तमाम महासचिव है, मैं हूं, राजनाथ सिंह के कैबिनेट का सदस्य हूं, मेरी आज तक कोई बातचीत नहीं हुई उनसे। और यदि हमारे जैसे लोग बात करते हैं तो कभी हमारी बातचीत भी नहीं होती है नरेंद्र मोदी जी से। और वैसी स्थिति में अगर जनता के बीच में स्वतः यह आवाज उठता है, आप उसे रोक नहीं सकते, कार्यकर्ताओं में उठता है, और इसी आवाज का परिणाम है कि ये निर्णय हो रहा। अभी ईद के मौके पर बड़ा बवाल हुआ टोपी पहनने न पहनने के मुद्दे को लेकर। शिवराज सिंह चौहान ने टोपी पहनी, रजा मुराद ने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे मुख्यमंत्रियों को सबक सीखना चाहिए शिवराज सिंह चौहान से। देखिए, रजा मुराद साहब फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, और रील की जो दुनिया होती है ना, फिल्मों की दुनिया, वो रियल लाइफ के, वो रील के हीरो के लोग हैं। वो जो पिक्चर चलता है, नरेंद्र मोदी भाई और नरेंद्र मोदी माननीय मुख्यमंत्री गुजरात आज देश के रियल लाइफ के हीरो हैं। तो कहां रील के हीरो का संवाद और रियल लाइफ हीरो से आप जोड़ना चाहते हैं? मैं समझता हूं कोई तर्क ही नहीं। सवाल का जवाब दीजिए। शिवराज सिंह चौहान टोपी पहनते हैं, सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी टोपी क्यों नहीं पहनते? क्यों ना ऐसा वो प्रतीत करें कि तो बाकी धर्मों से भी वो घुलने मिलने को तैयार हैं। कौन कहता है कि वो बाकी धर्मों पर उनकी आस्था नहीं है? कौन कहता है? ये आप कहते हैं। नहीं तो टोपी पहनने में क्या हर्ज है? उनकी अपनी मान्यता है, और कई बार हमारे जैसे लोग भी जाते हैं तो कई बार कई स्थानों पर कई लोग टीका नहीं लगाते हैं, तो अपनी मान्यता है, लेकिन इससे आस्था पर फर्क नहीं पड़ता है। और आपके चित्रण से मेरी आस्था नहीं बदलेगी। मेरी आस्था जो देश के प्रति है, समाज के प्रति है, वो आपके टिप्पणी से नहीं बदलेगी। जहां तक मैंने कहा कि किसी फिल्मी कलाकार के बयान को मैं राजनीतिक रूप से परिभाषित करूं, ये हमारे जैसे नहीं, पर वो तो हो ही रहा है। उमा भारती ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे पार्टी फोरम में, क्योंकि उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान खड़े रहे, खामोश रहे, रजा मुराद मोदी की निंदा करके चले गए, शिवराज सिंह चौहान को कुछ बोलना चाहिए था। अरे नहीं साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा दीदी उमा दी बहुत ही मैच्योर है, उन्होंने ही तो कहा। आप बयान अखबारों में निकला होगा, लेकिन मेरी बात टीवी पे बयान आया, मैंने अपने कानों से सुना। अब आप लोगों ने इसको तुम बनाया है। जहां तक सवाल नरेंद्र मोदी जी का, वो अब तय है और हम सब आगे नहीं, सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि रजा मुराद उनके नजदीक खड़े होकर मोदी की निंदा करके चले गए और शिवराज सिंह चौहान खामोश खड़े रहे? कोई भी सामान्य रूप से किसी राज्य का मुख्यमंत्री अब इस तरह रिएक्ट, पॉलिटिकल लाइफ में कोई जो भी मैच्योर होगा वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा जिस तरह से आप कंवर जी। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मेरा काम है। आप भी रिएक्ट कर रहे हैं और मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि ये सब वरिष्ठ लोग हैं, सब पार्टी की ताकत है, चाहे बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, डिफेंसिव बैटिंग कर रहे हैं। देखिए बाउंसर जो आ रहे हैं वो कांग्रेस छोड़िए, बीजेपी के ही एक के बाद एक धनाधन बाउंसर। ये सब तय हो गया। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम देश का चुनाव लड़ेंगे, देश में एक मजबूत सरकार। आप सवाल ये बताइए, जवाब ये है कि जब ये क्या बात हुई? सीधी बात में उन तमाम विषयों पे चर्चा होगी जो कि विषय अहम है। ये विषय अहम इसलिए भी है कि सद्भावना मिशन पे मोदी बैठते हैं, एक मुस्लिम क्लेरिक आते हैं, वो देते हैं टोपी, मोदी कहते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए। तो सवाल ये उठता है और बड़ी जनता में ये सवाल उठता है कि अगर वाकई में ये सद्भावना असली है तो टोपी पहनने में हर्ज नहीं। आप क्यों तय करेंगे कि किसे क्या पहनना है? और क्या उन्होंने किसी प्रकार से किसी का अपमान किया? उस मंच पर आने से किसी को रोका? उसके खिलाफ शब्दों का उपयोग करें? मेरी आस्था को आप क्यों तय करेंगे? नहीं, पहनने में हर्ज क्या है और ना पहनने में हर्ज क्या है? नहीं, अगर सवाल ये उठता है, और ये सवाल मैं नहीं, आप कुर्ता पहन के आए हैं, आप पैंट शर्ट क्यों नहीं? अगर आप एक सामान्य भारत के नागरिक हैं तो ये नहीं, अगर आप सामान्य कोई नागरिक हैं या एंकर हैं तो सवाल अहम नहीं है। मैं आपको बताता हूं सवाल अहम क्यों है। सवाल अहम इसलिए है कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपको सब समुदायों को, सब लोगों को, सब धर्म के लोगों को साथ में लेके चलना है। मंच पर अगर मैं आपकी स्वागत करता हूं तो अपमान करता हूं।
और मंच पर अगर मेरी अपनी मान्यता कुछ है, मेरे घर में अगर मेरी माँ की कुछ मान्यता है, मेरे घर परिवार में कुछ मान्यता है, मैं उस मान्यताओं को लेकर चलूं तो आपको आपत्ति है? अगर आप कोई साधारण नागरिक हो तो आप जो मर्जी कीजिए। अगर आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो कम से कम तमाम लोगों को, सब समुदायों को ये लगना चाहिए कि आदमी हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे साथ में, और हमारी धर्म, हमारी आस्था के साथ घुल मिलने को। जिन्हें सोचना है ना कि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ है, हमारे और आपके सोचने से वो उसकी सोच में परिवर्तन नहीं होगा। और दुख इस बात का है कि इस देश में जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है और जो फंडामेंटलिज्म की परिभाषा है वो टोपी तक सीमित है। और जब लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान भी जब जाते हैं तो वो भी टोपी लगा करके बिहार में प्रचार करते हैं और टोपी की बात करते हैं। देखिए, अगर इस देश में राजनीति टोपी तक सीमित है तो इस देश का दुर्भाग्य है। नहीं, पर वाजपेयी जी लीजिए, आडवाणी जी लीजिए, तमाम नेता लीजिए, उन्होंने हमेशा ही कभी भी परहेज नहीं किया टोपी पहनने से। अपनी मान्यता है। कई बार हमारे कई मान्य जो हिंदू नेता हैं और कई बार वो टीका लगाना पसंद नहीं करते, तो उनकी मान्यता समाप्त हो गई क्या? कई बार मुझे बीजेपी का ही एक और नेता बता दीजिए ऐसा, अगर आपको टोपी दी जाए पहनेंगे नहीं पहनेंगे? हो सकता है मैं ना पहनूं। नहीं, तो अब अभी कह रहे हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं जाता हूं, मैं टोपी मिलती है मैं पहनता हूं। आप मुझे बीजेपी का एक और नेता गिना दीजिए। अगर देखिए, आप ही का तो बयान है 5 मिनट पहले का। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। जितना नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप बयान देंगे, आप अपने विष उगलते रहेंगे, उतना ही उनकी ख्याति बढ़ती रहेगी। हमारे में कोई जहर नहीं है। नहीं, ये जहर है। तो सवाल जहर है कुछ पत्रकारों में, जहर है कांग्रेस के मित्रों में, जहर है। आप उगलते रहे, देश के लोग देख रहे हैं कि आखिर ईर्ष्या कितना है सबको नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो आप चाहते हैं कि पोलराइज हो जाए, बजाय इसके कि लोग मिलें आपस में, आप चाहते हैं कि समुदाय पोलराइज हो जाए मोदी के नाम पे। आपको लगता है कि फायदा होगा? पता नहीं क्या होगा, लेकिन देश के लोग इस बार तैयार हैं। और आप सबके बयान से लोगों को इतना दुख होता है कि एक छवि को आप नकारने का जो प्रयास करते हैं, उस छवि को देश के लोग स्वीकारने के लिए बैठे हैं। आप बोले जितना बोलना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तो आप चाहते हैं बिहार में नीतीश, आप चाहते हैं कि कुछ समुदायों में खौफ हो, उनके सवाल उठे। राहुल जी, बिहार में मैं तो 100% नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा काम उन्होंने बिहार में इतना उन्होंने जहर उगला माननीय नरेंद्र मोदी के भोजन पर, रात्रि के भोजन पर बुला करके सब राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों को लौटा दिया। अब जितना आप अपमान और तिरस्कार किसी सामान्य व्यक्ति का इस देश में कीजिएगा, और वो भी नरेंद्र मोदी, उतना ही इस देश के लोग उसके प्रति सद्भावना रखेंगे और उसके प्रति सिंपैथी रखेंगे। बिहार में इसका परिणाम है कि आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की स्थिति खराब इसलिए है कि उन्होंने देश के एक राष्ट्रभक्त की इतनी भर्त्सना की, इतना उसका अपमान किया कि आज बिहार में पूरी बिहार की जनता और पिछड़े, अति पिछड़े सब समाज के लोग एक होकर के नरेंद्र मोदी के नाम पर। नियंत्रण रेखा पर हमला हुआ, बीजेपी ने खूब हल्ला किया, लेकिन यह बताइए कि अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड याद दिलाती है कि आप ही के विदेश मंत्री गए थे कांधार, याद होगा, आतंकवादी को छोड़ के आए तालिबान के हाथ में। वो उस समय की परिस्थिति जो भी हो, और जिस प्रकार से परिवार के लोगों ने पूरे हवाई अड्डे पर बैठ करके, और जिस प्रकार से सरकार पर एक प्रकार का दबाव था, हम लोगों ने ये कहा था कि कानून बनना चाहिए आतंकियों पर, आतंकवाद पर, ऐसे लोगों पर जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और आज भी हम इस बात की चर्चा में लाना चाहते हैं कि देश के लोग एक बार पार्लियामेंट में बैठ के कानून बना दें कि हमें आतंकियों के साथ और आतंकवादियों के साथ किस प्रकार से करना चाहिए, और हम उसका पालन करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन आज हम सरकार में थे और हम सरकार में नहीं हैं। हम अपने अच्छे कामों से भी थे, अपने बुरे काम के कारण अगर लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो हम सरकार में नहीं हैं। लेकिन मात्र इसलिए कि कल हमने कुछ ऐसा कदम उठाया था और आज हमें लगता है कि वो गलत है, उसकी एवज में हम आवाज ना उठाएं, अपने प्रतिपक्ष की भूमिका ना उठाएं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय विपक्ष के रूप में भूमिका क्या होगी? और मैं समझता हूं कि हमारा सरकार का कहना है विपक्ष में बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान है, तो सरकार में रहकर कुछ कर पाना ज्यादा मुश्किल है। और मैं आपको दावे के साथ, देखिए सरकार में तब तो आप कुछ कर नहीं पाए। जितना उस समय जो हमारी स्थिति थी, हम लोगों ने बॉर्डर पर, सरहद पर, और हम उस समय जो घुसपैठ था, और आस्ते आस्ते बहुत सारे ऐसे विषयों पर बढ़ रहे थे। और आज भी आने वाले दिनों में हमारे लिए 370 का मामला जम्मू कश्मीर में, घुसपैठियों का मामला बांग्लादेशियों का, ये तमाम राष्ट्रवादी मामले। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब आपकी सरकार थी, वाजपेयी जी ने तमाम हमारी कभी भी एक भी बार नहीं कहा कि पाकिस्तान से बातचीत तोड़ दीजिए। अभी आप मनमोहन सिंह पे लगातार दबाव डाल रहे हैं कि नवाज शरीफ से ना बात कीजिए, नवाज शरीफ से ना बात कीजिए। जिस प्रकार से किस देश के बारे में बात कर रहे हैं आप? आज पाकिस्तान के भीतर ओसामा बिन लादेन, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी था, पिछले
12 वर्षों तक वहां छिपा रहा और अमेरिका को उसकी सूंद तक ना मिल पाई और वो अंततः अमेरिकी फौज ने आके मार गिराया। जहां आज दाऊद भी सब कहते हैं कि वहां नहीं है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि आज दाऊद इब्राहिम भी, जिसे वर्षों से भारत की सरकार उसकी मांग कर रही है, आज वहां छिपा। पाकिस्तान पर किस प्रकार से भरोसा किया जाए? और कई बार मुझे लगता है कि देश के लोग कई बार समझते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी की भूमिका ज्यादा मजबूत रहती है, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका देश के मामले में करनी में नहीं। ठीक है, हमारी सरकार 6 साल थी, हमारी सरकार 6 साल के बाद चली गई। कांग्रेस की सरकार इस देश में 50 वर्षों तक रही है। 50 वर्षों में इस देश को जो कुछ मिला है और हमने 6 वर्षों में जो दिया है, देश के लोग भी तुलना जानते हैं, कुछ हमसे भी कमियां हुई होंगी और उन कमियों को दूर करके देश के लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत दे दे, फिर हम तुलना करेंगे कि हमारी सरकार और बाकी 50 वर्ष के कांग्रेस की सरकार में क्या फर्क है। हमने दिखाया है सड़कों के निर्माण में, ग्रामीण विकास के निर्माण में, हमने कई क्षेत्रों में दिखाया है कि देश में क्या मानक हो सकता है। सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी सरकार बनती है और दाऊद इब्राहिम पर, हफीज सईद पर इंटेलिजेंस जानकारी मिलती है कि कहां पे हैं आतंकवादी पाकिस्तान में, क्या आप जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्या आपकी सरकार में हिम्मत होगी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की? शायद आपको अजीब लगेगा इस सवाल का जवाब। शायद कई बार आज देश में नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा क्यों होती है? मुझे लगता है कि उसी ताकत को देखने के लिए, उसी विश्वास को देखने के लिए देश के लोग को एक बार लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिले, जिसकी आस्था, जिसका संकल्प, जिसकी सोच, जिसकी विजन और जिसकी ताकत और जिसकी ईमानदारी शायद देश के काम में आए। और मुझे लगता है इन सवालों का जवाब एक अच्छे नेतृत्व से मिल पाएगा। हमारी पार्टी जवाब नहीं दे रहे, घुमा रहे हैं आप, सीधी बात कर रहे हैं जनाब। सीधी बात तो आप, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप कोवर्ट ऑपरेशन को इजाजत देंगे? देखिए, मैं यहाँ के खिलाफ लोगों का खून खौलता है जब गद्दाफी स्टेडियम में वो ईद की जो प्रेयर्स हो रही हैं उनको लीड करता है। अब तो एक बार मौका दीजिए, फिर हम आपको करके दिखाएंगे कि क्या हम कर सकते हैं। जनता जानना चाहेगी, क्योंकि जब आपको मौका दिया तब तो आपके विदेश मंत्री आतंकवादी को तालिबान की गोद में छोड़ के आए। वो परिस्थितियां ऐसी थी और हमने बार-बार, जब सरकार बन गई तभी तो 15 साल पुरानी बात, हम 5 साल सरकार आपका ट्रैक रिकॉर्ड है सर। वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, हर बार संशोधित होता है। और मुझे लगता है कि अब के नेतृत्व में, जिस समय वहां पर हवाई अड्डे पर बिलख बिलख के महिलाएं और बच्चे देश में, अगली बार भी हो सकता है ऐसा, तो इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। कानून बना के ये तय करना पड़ेगा कि देश का, तब आपने कौन सा कानून बना दिया? बहुत सारा वक्त बचा है, 55 साल और 5 वर्ष बना में बहुत कुछ है और हमें बहुत कुछ करना है। और इसलिए शायद नरेंद्र मोदी की आवश्यकता। अब तक भी आपने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया सकता, अनुमान पर जवाब नहीं हो सकता। और मैं आपके झांसे में नहीं आने वाला हूं, आपकी बात में फंसने वाला नहीं हूं। जो हमारा लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करेंगे। देश के लोग जानते हैं, हमारे लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार, मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी देश में 2G स्कैम, टोलगेट स्कैम, रेलगेट स्कैम, काला धन, आर्थिक अव्यवस्था, ये सब चीजों की भी बात है और देश के लोग तैयार बैठे हैं। और 4 राज्यों में हमारा विजय होगा और 2014 भी हम जीतेंगे और बिहार जैसे राज्य में 2015 भी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की का झंडा पूरे देश पर लहराएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, झंडा कहाँ लहराता है कहाँ नहीं, ये फैसला हम देश की जनता पे छोड़ते हैं। राजीव प्रताप रूडी, आपको फ्लाइट उड़ाने के लिए जाना है तो और वक्त हम आपका नहीं लेंगे, आपने हमें वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत मुझे काम से जाना है और मुझे छपड़ा जाना है। चलिए, तो ये थी राजीव प्रताप रूडी से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।